हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सैंपल और वो कितने प्रकार से लिए जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और इससे ढेर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं हर बार जब भी यूजीसी नेट का पेपर होता है। तो चलिए, पढ़ाई की हम लोग बात अभी थोड़ी देर में करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारा हॉट टॉपिक चल रहा है कि भाई ये जो प्रोविजनल आंसर की है वो रिलीज हो गई है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भाई इस बार एक तो जो हमारी प्रोविजनल आंसर की है वो बहुत देर से आई है, और दूसरी चीज जिस तरीके से ये यूजीसी नेट की वेबसाइट पे दिखा रहा है ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और अनसिस्टमैटिक है। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन मतलब जहां ज्ञान की बात हो, वहीं पे इतना ज्यादा अनसिस्टमैटिक चीजें देखने को मिल रही हैं। तो मैंने फुल फ्लेजेड पूरा प्रोसेस के साथ वीडियो बना करके ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, फोन है, तो फोन में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखने में या डाउनलोड करने में, या फिर जो प्रोविजनल आंसर की है उसको देखने में, या फिर आपके जो रिस्पॉन्सेज वगैरह हैं, चैलेंज वगैरह करना है उसमें। तो मैंने पूरी वीडियो बना दी है कि कैसे आप केवल फोन, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो फोन का यूज करके भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। जनरली जिन बच्चों के पास फोन है उनको ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा है आंसर की तक जाने का या क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का। तो लिंक मैंने ऊपर दिया है, उस वीडियो को जरूर से देख लें अगर आपको भी ये प्रॉब्लम सता रही है। ओके, अब बात करते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस की। तो जो भी बच्चे मुझसे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं या जो मेरी ऐप पे जो पढ़ रहे हैं या मुझसे काफी पहले से दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन्होंने इस बार मैसिव स्कोर किया है। इस चीज के बावजूद कि जब ये पेपर हुए तो काफी बच्चे रिपोर्ट कर रहे थे पेपर बहुत कठिन आ रहे हैं, फिर भी जो मेरे से काफी पढ़े हुए बच्चे हैं जिनके कि मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू कि उनके मैसिव स्कोर उन्होंने इस बार करा है जब उन्होंने प्रोविजनल आंसर की से अपने क्वेश्चंस को मिलाया। हालांकि देखते हैं अब जब फाइनल आंसर की आएगी तो उम्मीद करते हैं कि जितना वो मैसिव स्कोर बता रहे हैं वो उससे ज्यादा भी हो सकता है, कभी कभी केसेस में कम भी हो सकता है, बट जनरली एक दो नंबर जो है आपके फाइनल आंसर की में बढ़ के ही आते हैं। तो आप सभी को बधाई भाई जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है अभी तक। और चलिए देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा, और ज्यादा हम तब बात करेंगे जब फाइनल आंसर की आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो जरूर से देख लेना जो मैंने आप लोग के लिए बनाया है कि फोन में आप कैसे प्रोविजनल आंसर की को देख सकते हैं और अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं जो बच्चे नए जुड़े हैं कि भाई मैं YouTube पे आपको फ्री में पढ़ाता हूं, फ्री लेक्चर्स आपको मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पे हम लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हो गए या जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास है उसके हिसाब से आपको दिन में 2 बार टेस्ट सीरीज लगाने को मिलती है एनटीए वाले पैटर्न में। तो अगर आप कंप्यूटर के आगे कंफ्यूज हो जाते हो, आपको कुछ समझ नहीं आता है और या आपकी आंखें दर्द करने लगती हैं, आपकी प्रैक्टिस नहीं है बिल्कुल भी, तो भैया ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज भी चलते हैं और टेस्ट सीरीज भी जो है हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो हमारी एंड्रॉइड ऐप है कुमार एजुकेशन नेट सीटेड ऐप, उससे आप इनको भी एक्सेस कर सकते हो। फ्री लेक्चर्स डेमो में भी हैं, उनको भी आप देख सकते हो। तो चलिए आज हम लोग गाइस बात करेंगे सैंपल क्या होता है और वो कितने प्रकारों से कितने तरीकों से लिया जाता है। कोशिश करेंगे बाकी सभी वीडियोस की तरीके से भी ये भी जो वीडियो है इंटरेस्टिंग बनाने की इसको कोशिश करेंगे, और सरल से सरल भाषा में कठिन से कठिन चीजों को समझाने की आप लोगों को कोशिश करूंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और ये इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर से आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सैंपल होता क्या है। सैंपल कोई बहुत कठिन शब्द नहीं है, रोजमर्रा की लाइफ में भी आप सैंपल शब्द को सुनते होंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ सामान खरीदने गए और वहां आपको बिस्किट का सैंपल मिल गया, है ना। कभी कभी होता है जब कोई नया प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती है तो एक दो बिस्किट या दालमोट का छोटा सा पैकेट, है ना, वो एज ए सैंपल भी कई प्रोडक्ट के साथ ऐसे फ्री में निकालते हैं। कि आप बड़ा फेस वॉश लेने गए तो कोई छोटा सा शैम्पू का आपको पाउच उसके साथ फ्री मिल गया, है ना। तो ये जो छोटा सा आपको पैकेट मिलता है उसको भी हम सैंपल बोलते हैं। तो सैंपल का मतलब होता है एक छोटा हिस्सा किसी बड़ी पॉपुलेशन का। तो यह दो वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड पॉपुलेशन और एक वर्ड सैंपल। तो पॉपुलेशन का मतलब है किसी सामग्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा, या कह लो कि वो संपूर्ण सामग्री, संपूर्ण लोग, या कोई भी चीज हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है और लोग भी हो सकते हैं। और सैंपल मतलब होता है उससे निकाला गया एक छोटा सा हिस्सा। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग घर में खाना बनाते हैं
तो हम क्या करते हैं कि हमने मान लो कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है, तो अगर वो ग्रेवी वाली सब्जी कैसी बनी है, उसका ओवरऑल टेस्ट कैसा है, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं कि उस ग्रेवी वाली सब्जी में से हम 1 चम्मच निकालते हैं और उसे चख के देखते हैं। तो वो जो पूरी सब्जी हमारे पास है ग्रेवी वाली, वो हो गई आपकी पॉपुलेशन, और उसमें से जो हम 1 चम्मच निकाल रहे हैं चख के आइडिया लगाने के लिए कि पूरी की पूरी सब्जी कैसी है, वो हो गया हमारा सैंपल। उसी तरीके से जो आपको छोटा शैम्पू का पाउच फ्री मिलता है, या बिस्किट का पैकेट फ्री मिलता है, या दालमोट का छोटा सा पाउच फ्री मिलता है, वो भी सैंपल होता है, जिससे आपको आइडिया लग पाए कि जो नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, ओवरऑल जो प्रोडक्ट मार्केट में आया है, उसका टेस्ट वगैरह कैसा है ना। तो यहाँ पे जो सैंपल हम निकालते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, इस पूरे के पूरे पॉपुलेशन का आइडिया लगाना। सब्जी में से भी जब हम 1 चम्मच जो है ग्रेवी निकाल करके चखते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, ये जो पूरी की पूरी हमने सब्जी बनाई है उसका आइडिया लगाना। ठीक रिसर्च में भी हम यही चीज करते हैं। रिसर्च में भी जब हम एक रिसर्च करते हैं पूरे के पूरे पॉपुलेशन पे, तो हम इस पूरे पॉपुलेशन की स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसमें से एक छोटा ऐसा हिस्सा हम निकालें और उसकी स्टडी हम करें, और इसकी स्टडी करने पे जो नतीजे, जो रिजल्ट हमारे सामने आएंगे, वो किस पे अप्लाई करेंगे, वो पॉपुलेशन पे भी अप्लाई करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हम रिसर्च में सैंपल क्यों लेते हैं, ताकि हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर पाए। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, इसका मतलब जनसंख्या नहीं है कि लोग हो, जरूरी नहीं कि लोग हो, वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो लोग भी हो सकते हैं, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि अगर हम पूरी सब्जी का पता लगाना चाहें कि इसका टेस्ट कैसा है, तो मात्र 1 चम्मच लेके हमें उस पूरी सब्जी का जब टेस्ट पता लग जा रहा है, तो हम पूरी सब्जी को पी के थोड़ी ना ये पता लगाएंगे, या खा के थोड़ी पता लगाएंगे कि उसका वो ओवरऑल कैसी है। तो सेम यही चीज हम रिसर्च में भी करते हैं कि जब हमें पूरे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगाना होता है, तो हम उसमें से एक सैंपल निकालते हैं, उस सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स को या गुणों को माप लेते हैं, उससे हमें पूरे पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लग जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो यहां एकेडमिक डेफिनेशन ये लिखी है कि सैंपलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन। यानी सैंपल का मतलब है जो कि पूरी पॉपुलेशन है या पूरी सामग्री जो है, उसके अंदर से हम एक छोटा सा टुकड़ा, जिसको हम बोलते हैं सबसेट, निकालते हैं, वो हमारा सैंपल होता है। क्यों निकालते हैं? ताकि हम एक एस्टिमेट लगा पाए, ताकि हम एक अंदाजा लगा पाए किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल पॉपुलेशन, ताकि इस पूरी पॉपुलेशन का आइडिया हमें उस छोटे से सैंपल से लग जाए। आई होप आपको बात समझ में आ गई। तो जो सैंपल होता है उसको दूसरे टर्म्स में हम क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन को ही वो एक तरीके से छोटा सा सैंपल जो है वो प्रदर्शित करता है। अब हम बात करते हैं सैंपल के टाइप्स की। तो सैंपल 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सैंपल को कैसे निकाला जाए पॉपुलेशन में से, ये 2 प्रकार से हो सकती है सैंपलिंग की प्रक्रिया, एक प्रोबेबिलिटी के आधार पे और एक नॉन प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के बिना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब प्रोबेबिलिटी के आधार पे हम सैंपलिंग करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। तो प्रोबेबिलिटी आप सबको पता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावना। किस चीज की संभावना की, किस चीज की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। देखो यहां पे बात ये हो रही है कि जैसे मान लो ये हमारे पास है पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन में से हमें निकालना है सैंपल। तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये सैंपल इस तरीके से निकाला जाए कि इस पॉपुलेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं या यूनिट्स हैं, जितने भी हैं, इन सबके चुने जाने की बराबर बराबर संभावना हो जाए। तो कैसे हो सकती है बराबर संभावना किसी भी यूनिट के चुने जाने की? एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। फिर से ग्रेवी का एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप कोई ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हो, तो ये ग्रेवी वाली सब्जी आपने बनाई है। अब मान लो आप बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया चाहते हो कि ये ग्रेवी वाली सब्जी कैसी बनी है, या मान लो दाल है या कोई भी सब्जी है कैसी बनी है। तो अगर मान लो आप केवल ऊपर से ही 1 चम्मच इसको निकाल के चखोगे, तो ऐसा हो सकता है कि नीचे की जो गाढ़ी ग्रेवी हो उसका आपको आइडिया ना लग पाए। इसको हम ये बोलेंगे कि ये सैंपल जो है ये रॉन्ग है, और इसका मतलब इस सैंपल में बराबर संभावना नहीं रही कि नीचे की कण भी सिलेक्ट हो पाए।
नीचे के कणों के सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी या संभावना जीरो हो गई, क्योंकि आप तो ऊपर से ही एक चम्मच निकाल के आप चख ले रहे हो, तो वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, यानी कि सच में आपको पूरे पॉपुलेशन का आइडिया नहीं दे पाएगा। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ये मेक श्योर करती है कि जो सैंपल आप निकाल रहे हो वो बिल्कुल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो आपके पॉपुलेशन का। अब आप सोचो, घर का मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लो आपको इसमें से एक चम्मच ग्रेवी वाली सब्जी निकालनी हो, तो आप क्या करोगे जिससे कि आपको बिल्कुल वैसी ही टेस्ट आए जैसा पूरी सब्जी का है? बहुत सिंपल सा आंसर है कि आप इसको मिला लोगे आपस में, है ना। दाल बनी है, ग्रेवी बनी है, आप जब पूरा उसको मिला लोगे तो नीचे की गाढ़ी चीज भी ऊपर आ जाएगी और ऊपर का पानी भी मिल जाएगा, तब आपको एग्जैक्ट टेस्ट पता लग पाएगा केवल एक चम्मच में उसे चख करके। तो इस प्रक्रिया को, जिसमें हम सारे के सारे एलिमेंट्स को आगे पीछे ऊपर नीचे कर देते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रैंडमाइजेशन। और जब हम किसी पॉपुलेशन में रैंडमाइजेशन करते हैं और उसके बाद सैंपल निकालते हैं, तो किसी भी यूनिट के चुने जाने की संभावना बराबर बराबर हो जाती है, क्योंकि जब हम इसको आगे पीछे ऊपर नीचे कर देंगे तो इसमें ये यूनिट भी सिलेक्ट होने की भी संभावना है, ये होने की संभावना है, ये होने की संभावना है। आई होप आपको बात समझ में आ गई। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जुड़ा हुआ है रैंडमाइजेशन से। जब हम पॉपुलेशन में से सैंपल निकालने से पहले उसको रैंडमाइज कर देते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे कर देते हैं, और उसके बाद सैंपल निकालते हैं, तो यह प्रक्रिया कहलाती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। आपको इस बात को ध्यान देना है कि जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बनता है और आजकल तो बहुत ज्यादा बन रहा है कि कौन से प्रकार के रिसर्च में कौन से प्रकार की सैंपलिंग यूज होती है। तो याद रख लो, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज होती है। रैंडमाइजेशन का एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे ताश के पत्ते जब हमें बांटने होते हैं तो सबको दोबारा वही पत्ते ना बट जाएं, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, उनको पत्तों को आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं, जिसको शफल करना कहते हैं। शफल करना भी एक प्रकार के रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया होती है। जहां पे भी रैंडमाइजेशन होगा उसे हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मानेंगे। अब ये रैंडमाइजेशन कितने प्रकार से हो सकता है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की प्रक्रिया है ये कितने कितने प्रकार की होती है, आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल रैंडमाइजेशन होता है और बहुत सिंपली रैंडमाइजेशन ही होता है, उसके अलावा और कुछ होता नहीं है, जिसको हम कहते हैं रैंडम सैंपलिंग, या फुल फॉर्म में आप कह सकते हो सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो जैसे हमने बात की कि अगर आपको जो सैंपल है वो निकालना है, उससे पहले जब आप पॉपुलेशन को रैंडमाइज कर देते हो या रैंडम सिलेक्शन उस पॉपुलेशन में से कर लेते हो, तो उसे हम कहते हैं रैंडम सैंपलिंग। उदाहरण के तौर पे आपके सामने 100 लोग हैं जिसमें से आपको 10 लोग चुनने हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि उन 100 लोगों के नाम आप एक चिट में लिख लें, उन चिट को एक बॉक्स में भर लें और उनको रैंडमाइज करें और उनमें से कोई 10 चिट निकाल लें। इसका मतलब क्या होगा कि उन 100 लोगों को आपने रैंडमाइज कर दिया और 10 रैंडम चिट आपने निकाल ली, जिनके जिनके नाम लिखे थे आपने उनको सेलेक्ट कर लिया। सो दैट इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग, या कभी कभी एग्जाम में लिखा होगा रैंडम सैंपलिंग। आई होप आपको समझ में आ गया, ये सबसे इजी है। अगला जो आता है रैंडम सैंपलिंग, वो कहलाता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग या सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। जो चीज ब्रैकेट में लिखी है उसको आप हटा भी सकते हो, तो कंफ्यूज मत होना अगर एग्जाम पेपर में ब्रैकेट वाले शब्द ना लिखा हुआ हो। तो मैं सारे क्वेश्चंस को पढ़ता हूं और उसके हिसाब से जो भी शब्द लिखे होते हैं वो शब्दों को भी घुमा फिरा के यहाँ पे अपने नोट्स में डाल देता हूं। तो सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग या सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या होता है? तो ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग जो है ये भी रैंडम सैंपलिंग की तरह होता है, लेकिन यहां एक पॉइंट और ऐड हो जाता है और वो है सेलेक्टिंग यूनिट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि एवरी nth आइटम। ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिल सकता है। nth आइटम का क्या मतलब है? देखो भाई, जैसे मान लो मेरे सामने 100 एम्प्लॉइज खड़े हैं, है ना। अब इन 100 एम्प्लॉइज को मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले तो इनके नाम मैं चिट पे डाल सकता हूं और इनमें सिंपल रैंडम सैंपलिंग लगा सकता हूं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग लगाने के बाद अब मैं इसको और सिस्टमैटिक कर सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये जो 100 चिटें मेरे पास हैं 100 एम्प्लॉइज के नामों की, इनमें से मैं निकालता जाऊंगा बाहर और इनमें से हर 10वीं चिट को मैं सिलेक्ट करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, हर 10वीं चिट यानी कि एवरी 10th चिट, एवरी 10th टर्म, तो 10th में जो 10 है उसको
वेरिएबल बना करके बोल दिया जाता है nवा नंबर जो है अगर मैं उसमें से चिट निकालता हूं तो ये क्या कहलाएगी, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग कहलाएगी, यानी कि सेलेक्टिंग यूनिट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। तो जो मेरे पास 100 चिटें पड़ी हैं उसमें मैं 10-10 के इंटरवल पे एक एक चिट जब बाहर निकालता जा रहा हूं तो ये क्या कहलाएगी, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। मतलब ये रैंडम तो है ही जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, लेकिन अब इसमें एक सिस्टम भी डाल दिया गया है कि हर एक इंटरवल पे मैं चुनता चला जा रहा हूं अपने यूनिट्स को। उसके बाद दो टाइप्स और आते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग या स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, और इसके अलावा क्लस्टर सैंपलिंग। ये दोनों एक तरीके से आप कह सकते हो हेटेरोजेनस पॉपुलेशन पे यूज होती हैं। तो हेटेरोजेनस क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा, ऊपर हम लोग ने जो दो ये पॉपुलेशन के टाइप्स देखे, ये यूज होते हैं होमोजेनस पॉपुलेशन पे। जैसे मैंने इन दोनों में ही एग्जांपल लिया कि मेरे पास 100 एम्प्लॉइज हैं, इनमें से मुझे 10 एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करना है किसी काम के लिए। तो यहां पे हमने देखा कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो क्या है, केवल एम्प्लॉइज है ना जी, मतलब सब एम्प्लॉइज एक बराबर है, उनमें कोई भेद नहीं है। इसका मतलब यहां पे जो हमारी पॉपुलेशन थी वो क्या थी, होमोजेनस पॉपुलेशन थी, यानी कि बिल्कुल समान पॉपुलेशन थी। लेकिन जब थोड़ा सा मामला और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और होमोजेनस की जगह हमें हेटेरोजेनस पॉपुलेशन में रैंडम सैंपलिंग करनी होती है, तो हम या तो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का यूज करते हैं या क्लस्टर सैंपलिंग का यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास हेटेरोजेनस पॉपुलेशन होगी, इसमें हमें पहले ग्रुप बनाना पड़ेगा, और ग्रुप बना लेने के बाद, अलग अलग ग्रुप बना लेने के बाद उसमें रैंडम सैंपलिंग को लगाना पड़ेगा। तो आइए बहुत सिंपल तरीके से समझ लेते हैं मेरे कहने का क्या मतलब है। ओके, तो हम यहां पे कोशिश करेंगे कि आपको थोड़े से इजी टर्म्स में समझाया जा सके कि भाई हेटेरोजेनस पॉपुलेशन और होमोजेनस पॉपुलेशन क्या होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि होमोजेनस पॉपुलेशन क्या है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप एक दुकान पे गए चावल खरीदने के लिए, ये चावल की बोरी रखी थी, है ना, तो इसके अंदर भरे हुए हैं चावल। अगर आपसे बोला जाए कि भाई अगर इन चावल में से आपको एक मुट्ठी चावल निकालना है जो कि ट्रू रिप्रेजेंट करे किसे, इस पूरे के पूरे चावल की बोरी को, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चावल की बोरी को निकाल करके इसको पूरा रैंडमाइज करना पड़ेगा, और उसमें से जब आप एक मुट्ठी चावल निकालोगे तो वो क्या होगा, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होगा पूरे के पूरे चावल का। जैसे कभी कभी होता है ना, आप चावल लेने जाते हो दुकान पे या कुछ भी लेने जाते हो, तो दुकानदार क्या होता है कि ऊपर का पार्ट जो है वो तो बड़ा फ्रेश और अच्छा रख देता है, और अंदर का पार्ट जो है वो खराब होता है। तो अगर आप ऊपर के ही चावल से एक मुट्ठी निकाल लोगे तो वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, आप बिल्कुल नहीं पता लगा पाओगे कि इस पूरे बोरी में कितना प्रतिशत चावल खराब है और कितना प्रतिशत चावल अच्छा है। तो अगर आपको सच में जानना हो तो क्या आप क्या करेंगे, आप रैंडम सैंपलिंग करेंगे, इस पूरे चावल की बोरी के चावलों को मिला देंगे, और उसके बाद जो आप एक मुट्ठी निकालेंगे वो क्या होगा, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होगा। अब यहाँ पे चावल है और तो कुछ नहीं है, तो यहां पे आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग से काम चला सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि आपके सामने एक बोरी रखी है जिसके अंदर चावल नहीं, दाल भी है और चावल भी है, तो अब ये एग्जाम्पल हो गया हेटेरोजेनस पॉपुलेशन का। अगर केवल चावल होता तो वो होमोजेनस है, दाल और चावल मिल करके ये बोरी बनी है, तो ये कैसी पॉपुलेशन है, हेटेरोजेनस। इसमें दाल एक अलग चीज है और चावल एक अलग चीज है। और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपको बताना है कि इसमें कितने प्रतिशत दाल अच्छी दाल और कितने प्रतिशत दाल खराब दाल है, और कितने प्रतिशत चावल अच्छा चावल और कितने प्रतिशत चावल खराब चावल है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बातें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, है ना। आप बोलोगे रुको रुको, पहले मुझे ये बताओ कि कितना दाल और कितना चावल है। आपको दाल अलग से चाहिए होगी और चावल अलग से चाहिए होगा, और उसके बाद उसमें अलग अलग सैंपल लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको दाल का प्रतिशत जानना है तो दाल का अलग आपको एक मुट्ठी चाहिए होगा और चावल का अलग एक मुट्ठी चाहिए होगा। उसके बाद ही आप टोटल बता पाओगे कि भैया दाल का क्या हिसाब चल रहा है और चावल का क्या हिसाब चल रहा है। ठीक उसी तरीके से यहां पे जब हम आगे बढ़ गए हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग में, तो अब हम होमोजेनस पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे, अब हम
हेट्रोजेनस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। इसीलिए इस पॉपुलेशन को पहले हमें अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में तोड़ना पड़ता है और उसके बाद उसमें रैंडम सैंपलिंग लगा करके अपना काम करना पड़ता है ना। तो जैसे एक एग्जांपल हम लें स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का। जैसे मान लीजिए कि मेरे ऑफिस में 100 लोग हैं, जिसमें से मुझे 5 मेल्स चुनने हैं और 5 फीमेल्स चुनने हैं। अब यहाँ पे होमोजेनस एम्प्लॉइज नहीं है। अब यहाँ क्या हो गया, मान लो मेरे पास 50 मेल्स हैं इस टीम के अंदर और 50 फीमेल्स हैं। अब ये पॉपुलेशन क्या है, हेटेरोजेनस पॉपुलेशन है। तो पहले मैंने इन्हें मेल और फीमेल के ग्रुप में मुझे तोड़ना पड़ेगा और उसके बाद सिंपल रैंडम सैंपलिंग लगा के 5 मेल में यहां ले लूंगा और 5 फीमेल में यहां से चुन लूंगा, है ना। तो यहां पे क्या हो गया, मुझे अलग अलग ग्रुप में तोड़ना पड़ गया। तो ये चीज दोनों में ही होती है, ये कंसेप्ट दोनों में ही होता है। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में भी ये चीज होती है और क्लस्टर में भी ये चीज होती है कि हमें ग्रुप बनाना पड़ता है और ग्रुप बना करके उसके बाद उसमें रैंडम सैंपलिंग लगा के अपना सैंपल लेना होता है। बट अब बात यह आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग के अंदर हम लोग जो छोटे ग्रुप बनाते हैं वो स्ट्राटा कहलाते हैं, जबकि क्लस्टर सैंपलिंग में हम लोग जो छोटे ग्रुप बनाते हैं वो क्लस्टर कहलाते हैं। स्ट्राटा वो होता है जो रिसर्चर को अपनी नीड के हिसाब से खुद बनाना पड़ता है, ये सेल्फ क्रिएटेड होता है। और क्लस्टर वो होता है जो पहले से क्रिएटेड होता है, जो ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, वो क्लस्टर होता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एम्प्लॉइज को हमें तोड़ना पड़ गया जेंडर बेसिस पे, तो जेंडर बेसिस पे इसको हमने तोड़ा है। या इससे और अच्छा एग्जांपल होगा इनकम बेसिस पे, अगर आपको किसी को तोड़ना हो। मान लो हमें एक रिसर्च करनी है अमीर पे और गरीब पे, तो अमीर और गरीब की कोई क्लियर डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन हो सकता है अपनी रिसर्च के हिसाब से हम किसी के इनकम को बोल दें कि ये अमीर है और किसी के इनकम को बोल दें गरीब है। इसका मतलब हमने खुद से ही दो विभाजन कर लिए हैं। जैसे हम बोले मान लो 50,000 तक जो कमाते हैं मिडिल क्लास है, 50,000 के ऊपर जो कमाते हैं वो हाई क्लास है। तो ये हमने खुद बनाया है। रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है कि 50,000 के ऊपर हाई क्लास हो जाएगा और उसके नीचे मिडिल क्लास हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम ये ग्रुप्स खुद से बनाते हैं, ये सेल्फ क्रिएटेड जब ग्रुप्स होते हैं, इनको हम कहते हैं स्ट्राटा। और जब हम ऐसा करते हैं, इस प्रकार से सैंपलिंग करते हैं, तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहलाती है। इसके उलट कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो पहले से बने होते हैं, हमें नहीं बनाना होता। जैसे मान लीजिए कि जो सिटीज हैं, तो सिटीज पहले से बनी हुई हैं। मान लीजिए मुझे यूपी में रिसर्च करनी है, तो मैं 5 लोग लखनऊ से ले लूं, 5 लोग कानपुर से ले लूं, 5 लोग वाराणसी से ले लूं। तो अब यहाँ पे जो अलग अलग सिटीज हैं वो क्लस्टर्स हैं, वो मैंने खुद नहीं बनाई है, वो पहले से बनी हुई है। उसी तरीके से किसी स्कूल की ब्रांचेस, किसी बैंक की ब्रांचेस, ये सब क्लस्टर्स में आते हैं क्योंकि ये सब पहले से बने हैं, हमने नहीं बनाए, है ना। तो ग्रुप बात वही हो रही है अंदर कि पहले होमोजेनस चीज को अलग अलग, हेट्रोजेनस पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप में तोड़ा जा रहा है, फिर सिंपल रैंडम सैंपलिंग लगाई जा रही है, लेकिन ग्रुप के टाइप्स अलग हैं। इसलिए ये रिसर्च 2 प्रकार की है, स्ट्राटा और क्लस्टर। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इस चित्र से भी आप इन्हें समझ सकते हो। एक है हमारा सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जिसमें कि हम कोई भी रैंडमली किसी पर्सन को चुन ले रहे हैं। उसके बाद है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, जिसमें एक इंटरवल के बाद, तो जैसे आप देख रहे हो 2 के बाद हम किसी एक व्यक्ति को चुन रहे हैं, एक इंटरवल है यहाँ पे। फिर है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड में हमने बोला कि हम इसे अलग अलग ग्रुप में बांट लेते हैं। जैसे मान लो ये हमने मेल का ग्रुप बना लिया, ये फीमेल का ग्रुप बना लिया और उसमें से फिर कुछ लोगों को चुन लिया। और हो सकता है क्लस्टर सैंपलिंग, यानी कुछ ग्रुप जो पहले से बने हुए हैं, जिसमें से हमने कुछ निश्चित ग्रुप्स को चुन लिया, है ना। तो ये 4 प्रकार की जो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग्स होती हैं। अब बारी आती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। तो जैसे हमने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में देखा, जहां हम ये मेक श्योर करने की कोशिश करते हैं कि हर एक एलिमेंट के चुने जाने की संभावना बराबर हो, यानी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम ये कोशिश करते हैं कि जो हम सैंपल लें वो बिल्कुल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो हमारे पॉपुलेशन का। लेकिन जहां पे हम ये सारी मेहनत नहीं करते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मतलब है कि जहां हम ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते कि जो सैंपल हमें मिले वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो पॉपुलेशन का। हमें जो भी मिलता है सैंपल के तौर पे, हम उसका डेटा ले लेते हैं। कोशिश ही नहीं करते हैं कि उसको देखें कि भाई ओवरऑल पॉपुलेशन जैसा ये है कि उनसे थोड़ा अलग है ना। तो ऐसी जो
सैंपलिंग की प्रक्रिया है वो नॉन प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अब बात आती है कि भाई हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, इससे तो हमारी रिसर्च गलत हो जाएगी। तो देखो भाई, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इतनी बड़ी है नहीं, और या तो है भी तो हमें एक्सेसिबल नहीं है, हमें बहुत कम ही चीजें एक्सेस हो रही हैं, इसलिए जो भी हमें मिलता है हम उसी से अपना काम चला लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके चारों ओर खाने पीने को बहुत सारी चीजें हैं, मान लो उसके पास चॉकलेट भी है, उसके पास चिप्स हैं, उसके पास जो है दाल चावल भी है, उसके पास चिकन बिरयानी भी है। तो अब जो ऐसा व्यक्ति होगा वो मूडी हो जाएगा, वो बोलेगा कि नहीं यार आज मैं चिकन बिरयानी खाऊंगा, किसी दिन बोलेगा नहीं यार आज मैं चॉकलेट खाऊंगा, किसी दिन बोलेगा आज मैं कुछ और खाऊंगा, है ना। तो जिसके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है वो तो ये कोशिश करेगा कि उसका जो मूड है उसको उस हिसाब से चीजें चाहिए। लेकिन मान लो अगर किसी व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, किसी व्यक्ति के पास केवल दाल चावल ही है डेली खाने के लिए, तो वो ये थोड़ी बोलेगा कि आज मैं कुछ और खाऊंगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो डेली दाल चावल ही खाएगा। ठीक उसी तरीके से नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज हम तभी करते हैं जब हमारे पास इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होती ही नहीं है, या तो एक्चुअली में ही एग्जिस्ट नहीं करती, या तो हम हमारा एक्सेस नहीं है उस तक। तो हमको जो भी मिलता है हम उसी को डेटा लेके उसका काम चला लेते हैं। और इसीलिए ये जो टाइप का सैंपलिंग होती है ये ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जुड़ी हुई है क्वांटिटेटिव रिसर्च से, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी जुड़ी हुई है क्वालिटेटिव रिसर्च से, जहां पे बहुत ज्यादा हमें पॉपुलेशन नहीं मिलती और उसमें से हम सैंपलिंग अलग करने का कोई झंझट नहीं लेते, जो भी हमको मिलता है उससे हम अपना डेटा ले लेते हैं। और क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं है तो हम ज्यादा से ज्यादा डेटा लेने की कोशिश करते हैं, और यही रीजन है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डेटा लेना मतलब एक तरीके का क्वालिटेटिव डेटा लेना, जिसमें टेक्स्ट, इंटरव्यू, बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम नॉन प्रोबेबिलिटी जो है सैंपलिंग करते हैं। सबसे पहला है कन्वीनियंस सैंपलिंग, सहूलियत के आधार पे हमें जो भी मिला हमने उससे अपने सहूलियत के आधार पे डेटा ले लिया। जैसे मान लीजिए कि मुझे स्कूल के बच्चों पर रिसर्च करनी है, मेरे पड़ोस में एक स्कूल है, पड़ोस में भी है, प्रिंसिपल से अच्छी जान पहचान है, जाने को भी अंदर मिल जाएगा आराम से, है ना। तो मैं पूरे शहर के, पूरे देश के स्कूल पे थोड़ी रिसर्च करूंगा, मेरे घर के जो बगल में है जो स्कूल है वहां जाके मैं उन बच्चों पे रिसर्च कर लूंगा। तो इसको हम बोलेंगे कन्वीनियंस सैंपलिंग। इसका एक और अच्छा उदाहरण हो सकता है कि आपने देखे होंगे रोड पे इंटरव्यू लेने वाले यूट्यूब पे वीडियोस बहुत देखे होंगे कि हाँ भाई आप बताइए इसके बारे में आपका क्या कहना है, हाँ आप बताइए इसके बारे में क्या कहना है। तो वहां पे कोई डेटा को सेलेक्ट नहीं किया जा रहा, लोगों को सेलेक्ट नहीं किया जा रहा, कन्वीनियंस के आधार पे कि जहां मैं रहता हूं या जहां मैं खड़ा हूं बस वहीं पे जाके मैंने थोड़ा पैदल चल के लोगों से, 2-4 लोगों से बात पूछ ली, है ना। तो इस प्रकार की सहूलियत के आधार पर की गई सैंपलिंग कहलाती है कन्वीनियंस सैंपलिंग। इसको ध्यान से समझ लो, ये इस बार एग्जाम में आया, इसके दूसरे नाम होते हैं एक्सीडेंटल सैंपलिंग एंड हैपहजार्ड सैंपलिंग। तो ये याद कर लेना, कन्वीनियंस मतलब एक्सीडेंटल सैंपलिंग या हैपहजार्ड सैंपलिंग। अगला टॉपिक है हमारा कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग का दूसरा नाम डिमेंशनल सैंपलिंग भी है, ये भी एक प्रकार की नॉन क्वालिटेटिव टाइप की सैंपलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी वाली सैंपलिंग है। कोटा सैंपलिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम एक कंडीशन डालते हैं या हम एक डायमेंशन डालते हैं कि हम किसी से जो भी हमें मिलेगा उससे हम डेटा ले लेंगे, लेकिन उस व्यक्ति विशेष के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए, तभी हम उससे डेटा लेंगे, अदरवाइज हम उससे डेटा नहीं लेंगे। मान लीजिए आप डेटा ले रहे हैं मैरिड मेल्स का, है ना, तो इसका मतलब आपने एक डायमेंशन ऐड करा है, आपने कोटा ऐड करा है कि कोई भी मेल नहीं, वो मेल जो मैरिड होगा उसका हमें डेटा लेना है। तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, कुछ मैरिड होंगे, कुछ अनमैरिड होंगे, तो अनमैरिड वाले का अब आप डेटा नहीं लोगे, क्योंकि एक कोटा, एक डायमेंशन आपने जोड़ दिया है अपने क्वालिटेटिव रिसर्च के डेटा में कि वो उस व्यक्ति का ही डेटा लेंगे जो कि मैरिड होगा। तो ये हमारी कोटा सैंपलिंग कहलाएगी। अगला हमारा टाइप होता है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग को हम नेटवर्किंग सैंपलिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस भी व्यक्ति से हम डेटा लेते हैं वही हमें अगले व्यक्ति के बारे में बताता है। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति की आंखें नीली हैं, और नीली आंखों वाले व्यक्ति बहुत रेयर होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि नीली आंखों वाले व्यक्ति पे अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है नॉन प्रोबेबिलिटी रिसर्च ही करोगे। अब इसके अंदर आप ध्यान दो कि जो नीली आंखों वाला व्यक्ति है वही आपको बता पाएगा कि उसके खानदान में
और किसकी आंखें नीली हैं, क्योंकि ऐसे आप ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत आसानी से नहीं मिलेंगे, लेकिन ये फैमिली वाइज जो है थोड़ा ग्रो करता है। तो किसी व्यक्ति की आंखें नीली हैं, मान लो आपके दोस्त की, आपने उनसे डेटा लिया, अब वो आपको बोलेंगे कि मेरे इधर इधर रिलेटिव्स हैं, उनके पास जाओ, फिर आप उनका रेफरेंस लेके जाओगे, फिर वो आपको और बताएंगे। तो एक नेटवर्क की तरीके से, चेन की तरीके से जो है आपको डेटा मिलता है। जो आपको डेटा देता है वही बताता है कि आपको अगला डेटा कहां से मिलेगा। तो अगर किताबी भाषा की बात करें तो इसमें लिखा है कि जो होमलेस पीपल हैं या जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, है ना, या जो जेब कतरे हैं, वो आपको बता सकते हैं कि अगला जेब कतरा आपको कहां किस एरिया में मिलेगा, क्योंकि वो सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ओके, उसके बाद अगला हमारा टाइप है पर्पसिव सैंपलिंग। पर्पसिव सैंपलिंग का दूसरा नाम है जजमेंटल सैंपलिंग। इसका मतलब कि जब रिसर्चर अपना अनुभव, अपनी एक्सपर्टीज यूज करता है ये जज करने में कि मुझे किसका सैंपल लेना है और किसका सैंपल नहीं लेना है, तो ये कहलाता है पर्पसिव या जजमेंटल सैंपलिंग। यानी कि जो रिसर्चर है वो खुद से ही जज कर रहा है कि किसका डेटा लेना है और किसका डेटा नहीं लेना है। तो इन चारों को हम फिर से एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है कन्वीनियंस सैंपलिंग, जिसको हम हैपहजार्ड सैंपलिंग या एक्सीडेंटल सैंपलिंग भी बोल सकते हैं। इसमें हमारे अगल बगल जो सहूलियत के आधार पे जो लोग हैं उससे हम डेटा ले लेते हैं। अगला यहाँ पे नाम है पर्पसिव सैंपलिंग का। पर्पसिव को आप जजमेंटल सैंपलिंग भी बोल सकते हो, यानी कि रिसर्चर अपने अनुभव के आधार पे जिससे भी उसको डेटा लेना है उससे ले लेता है, जिससे नहीं लेने का मन है या उसको लगता है इसका डेटा काम नहीं आएगा उससे नहीं लेता है। उसके बाद है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल में जैसे मैंने बोला चेन बन जाती है कि आपने इसका डेटा लिया, इसने 3 और के बारे में आपको बताया, फिर इसने और एक के बारे में आपको बताया, तो ऐसे चेन बनाते बनाते जो है आपको उस डेटा के बारे में पता चलता है। और उसके बाद आती है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग मतलब कि जो कंडीशन आपने रखी है, जो कोटा आपने रखा है, जैसे मान लो मेल से मुझे डेटा लेना है, अब मेरी मर्जी है मैं किसी भी मेल से डेटा लूं, लेकिन फिर भी एक कंडीशन को आप ये फॉलो कर रहे हो कि वो मेल जो है वो मैरिड ही होना चाहिए, अदरवाइज उसका डेटा काम नहीं आएगा। तो कोटा सैंपलिंग में आप एक कंडीशन, एक डायमेंशन डाल देते हो और उसके हिसाब से जो है आप डेटा को लेते हो। आई होप आपको समझ में आ गया सरल से सरल भाषा में। हालांकि आधा घंटा लग गया है, लेकिन जो बातें मैंने आपको आधे घंटे में समझाई हैं, अगर ये लाइव क्लास होती तो एक मैराथन क्लास बन जाती और कम से कम 2-2.5 घंटे में ये सारी चीजें आपको समझ में आती। और ये जो चित्र बने हैं इनसे तो आपको और इजीली समझ में आ गया होगा। तो दोनों के ही चित्र मैंने आपको दिए हैं, चाहे वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो, है ना। तो वीडियो को डाउनलोड भी कर लेना, ऑप्शन मैंने ऑन रखा हुआ है, आपको बाद में भी काम आएगा। और इसके अलावा जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड का जो कोर्स बना हुआ है उसी का लिंक है, बट यूट्यूब से खोलने पे आप उसके अगर आपने पे नहीं भी किया है तब भी आपको उसके नोट्स जो है वो मिल जाएंगे इस लेक्चर के। ठीक है, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सैंपलिंग टेक्निक्स व्हिच वन इज आल्सो नोन एज जजमेंटल सैंपलिंग। इनमें से कौन सी सैंपलिंग है जिसको हम जजमेंटल सैंपलिंग भी कहते हैं। तो भाई ये पर्यायवाची सिनोनिमस शब्द याद रख लेना, इस पे बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो जजमेंटल सैंपलिंग का दूसरा नाम है पर्पसिव सैंपलिंग, जो कि एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सैंपल मेथड्स सैंपल इज आल्सो नोन एज एक्सीडेंटल सैंपल एंड हैपहजार्ड सैंपल। कौन सा है जो एक्सीडेंटल या हैपहजार्ड सैंपल कहलाता है, और वो है हमारा कन्वीनियंस सैंपलिंग। अगेन ये भी एक प्रकार का नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है। और ये सारे आप, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये आप देख लो, ये 2023 वाले हैं, है ना। तो ये अभी रिसेंट में ही ये चीजें पूछी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, suppose a researcher created a list of names of everybody in a population of interest and selects every 10th name in order to get a list of participants comprising the sample। कह रहा है कि रिसर्चर ने कुछ पॉपुलेशन में जो लोग हैं उनका एक लिस्ट बनाई है उनके नामों की, और उस नाम में हर 10वां बंदा वो सिलेक्ट कर रहा है अपने सैंपल के लिए। तो आई होप आप रिकॉल कर पा रहे होंगे कि इंटरवल पे जब लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, इंटरवल पे यूनिट को किसी पॉपुलेशन में सिलेक्ट किया जाता है, तो वो सैंपलिंग हमारी कहलाती है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। तो जैसे मैंने बोला ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग भी लिखा हो सकता है, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग भी लिखा हो सकता है। जैसे यहां पे देखो लिखा है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, कहीं कहीं पे आपको केवल रैंडम सैंपलिंग देखने को मिलेगा। तो अगर केवल रैंडम सैंपलिंग कहीं लिखा है इसका मतलब सिंपल रैंडम सैंपलिंग,
और अगर लिखा है सिस्टमैटिक सैंपलिंग तो उसका मतलब है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज मत होना, वही नाम है बट कभी कभी रैंडम लिखा होता है, कभी कभी नहीं लिखा होता है। सो गाइस आज के लिए इतना है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो कर लो भाई, डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं। जिन बच्चों ने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं उनका पेपर बहुत अच्छा गया है, और उन्होंने मुझे पर्सनली बोला है कि भाई आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्होंने बहुत हेल्प की, क्योंकि जो डिफिकल्ट लैंग्वेज है किसी क्वेश्चन की, जिस तरीके से घुमा फिरा के पूछते हैं, असर्शन रीजन, मल्टीपल चॉइस, ये सारी चीजें एमसीक्यूज में उतने अच्छे से नहीं बन पाती जितने अच्छे से जो पुराने क्वेश्चंस हैं वो लगाने से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। प्लस स्क्रीन पे भी देखने की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन करा है तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए ऐप भी आप जरूर से इंस्टॉल करें, कुमार एजुकेशन नेट सीटेड ऐप। यहाँ टेस्ट सीरीज में 100 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो लगाने के लिए फ्री हैं, और जो हमारे कोर्सेज हैं इसमें भी 15 से ज्यादा लेक्चर जो हैं फुल फ्लेजेड कोर्स में फ्री हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक भी आप चेक कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।